तमाम खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए। दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर उन्हें अपमानित होना पड़ा। एक से एक स्टार उसमें बाहर हो गए। लेकिन आज वो सब यूज हो रहा है कि हमारे यहाँ चुनाव का दौर है, चुनाव भी फिक्स हो रहा है। खुलेआम कहा जा रहा है चुनाव, अब सामने दिखाई पड़ रहा है चुनाव फिक्स हो रहा है। कैसे चुनाव फिक्स हो रहा है? तो साहब, निर्वाचन आयोग हमारी अपनी पसंद का होगा। इसके पहले भी हुआ करता था, निर्वाचन आयोग की कोई अस्थायी संस्था होती नहीं है। ये जो भी ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वही उसके अधिकारी बन जाते हैं। तो फल होता है कि जिसकी सरकार रहती है उसका असर तो उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन इस नंगे तरीके से फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग हम अपनी पसंद का उसमें नियुक्तियां करेंगे, जो हमारे निर्वाचन आयुक्त लोग हैं उनकी नियुक्तियां करेंगे। उतना ही नहीं, कोर्ट को भी हम प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, न्यायालयों में भी हम अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति करना चाहेंगे। और जैसे भी हो, देश के पैमाने पर इस चुनाव को हम जैसे भी प्रभावित कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं, या आज की तारीख में हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो पहले सुनिश्चित हो जाए कि हमारे ही लोग जीतेंगे। वोट आप चाहे इसको दीजिए साहब, वोट तो हमें को मिलेगा। आप किसी को भी आप जितवा लीजिए, सरकार तो हमारी बनेगी। इस दम, इस गारंटी के साथ कहने वाले लोग आज की तारीख में इसी कहते हैं मैच फिक्सिंग। और अभी परसों जिस तरीके से रामलीला मैदान में खुल करके भाषण हुआ, लोगों ने कहा कि, और पूरा का पूरा अपोजिशन इकट्ठा था, उसने कहा कि ये मैच फिक्स है और इस फिक्स मैच का परिणाम क्या निकलेगा यह जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। और वो उसकी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ऐसे कर सकती है कि मतदान केंद्रों पर जाकर के अपने सामने विश्वसनीयता के साथ अपना वोट दे, अपना मतदान करे और वो निश्चित करे कि वो जिसको वोट दी है जनता, उसी को वोट पड़ा है, उसी को वोट गिना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अब सीधे सीधे जनता के ऊपर डाल दिया है हमारे नेताओं ने। जनता क्या करेगी? 1,40,00,000 जनता कहां अपने वोटों की निगरानी करेगी, अपने किन अधिकारों की निगरानी करेगी? निगरानी तो कर रही है। ऐसी हालत में ये एक गंभीर प्रश्न आ गया है। और ऐसी तमाम ये हमारे किसान लोग सड़कों पर ये अपने ऊपर से मूल्य के लिए मारे फिर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। ऐसी हालत में ये निश्चित रूप से हमारे जनतंत्र के लिए एक काला धब्बा, काला दिवस है। और उसमें भी साहब अपने अपोजिशन के सारे नेताओं को एन प्रकारेण चुनावी पीरियड में भी जेलों में ठूस दिया जा रहा है, बाहर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, झंडा लेकर के निकलने नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से पूरा ये प्रतिबंध लगा हुआ है। यूं कहें कि अभी तक तो अघोषित आपातकाल लागू है, कोई भी आदमी कहीं बात करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी हालत में क्या होगा? निश्चित रूप से जनता के ही हाथ में सारी चीजें हैं। तो आज हम इसी पर ये चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम अपने इस प्रबुद्ध पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार, लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी जी है। आपका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ गुरु नानक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के ये प्रोफेसर जगरूप सिंह सैको जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता और अपने अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो हम शुरुआत में चलते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी के साथ। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आपने तो इतिहास के तमाम पलटों में देखा है, उसको लिखते रहते हैं, सोचते रहते, समझते रहते। ऐसी स्थिति के जो है फिक्स चुनाव फिक्स मतलब यह है कि वो हमको कैसे 400 पार करें। तो इस पर आपकी टिप्पणी प्रोफेसर राम पुनियानी जी। देखिए, पहले तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक तरफ से ऊपरी तौर पे निराशा लगती है, और जैसे आपने कहा
जनता की जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रकार की चीज़ों को निरस्त कर सकती है। अब इसमें मैं 2-3 मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहले तो देखिए कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जब लाई थी, उसके बाद भी एक प्रशासनिक तौर पे एक इमरजेंसी थी, वो प्रशासनिक तौर पे थी। अभी के हालात से बहुत अलग थी, क्योंकि इस हालात में तो उन्होंने उनके बहुत सारे संगठन, हमारी संस्थाएं, वो सब इस इमरजेंसी, इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और घोषित आपातकाल का साथ दे रही हैं। ये थोड़ी अलग है। और उसके बाद भी आप देखिए, जो पार्टियां अलग अलग थी, उन्हें लगा कि ये आपातकाल का विरोध करना चाहिए और अपनी बाकी सब संगठनात्मक कमजोरियों के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और पूरी तौर से सफल हुए, पहली बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि ये जो पार्टी सत्ता में है, ये मूल रूप से लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। इसका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। ये देखिए, जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई तो पूरे जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम के बदले एक व्यक्ति का एक छत्र राज्य आने लग गया। पूरे निर्णय, पूरे सब चीजें उनके हाथ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि ये जो राजनीति है, ये अभी तो आपने सुना है कितनी चीजें उन्होंने की है, पर इसके पहले भी देखिए, उन्होंने इसके पहले जो धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया है, वो भी तो एक प्रकार का फिक्सिंग है कि आप लोकतंत्र के मुद्दों को छोड़कर रोटी कपड़ा मकान, हमारे अधिकार, किसानों की समस्याएं, बेकारी, नौजवानों की बेकारी, शिक्षा के सवाल, इसको छोड़कर आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जब करते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से एक प्रकार का ऐसा ध्रुवीकरण है जो अलोकतांत्रिक है। ये दूसरा। और तीसरा अगर आप देखें तो तीसरा इसमें हमको जो इसमें दिखाई देता है, अभी जिस प्रकार से आपने देखा, पिछले 1 साल से लगातार ये कोशिश है कि चुनाव ऐसा हो कि जिसमें केवल एक ही पार्टी हो और विपक्ष को पूरी तौर से निरस्त किया जाए अलग अलग तरीकों से। तो आप पार्टी का आप देखिए, केजरीवाल, फिर उधर से हेमंत सोरेन, इनको अरेस्ट किया गया और इसी प्रकार की बाकी चीज़ों के आधार पे जो दूसरे भ्रष्टाचारी थे उनको बीजेपी में ले लिया गया। तो एक प्रकार से जो विपक्ष को कमजोर करने की प्रक्रिया जितने प्रकार से हो सकती है उतने प्रकार से की गई। कि तीसरी तरफ से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनको बहुत बड़ा आईटी का फाइन लगा है। अभी मैंने पढ़ा है कि वो आईटी का जो फाइन है वो जून या जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। पर ओवरऑल जो इन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की है, तो आप पार्टी को तो गिरफ्तार करके और हेमंत सोरेन की पार्टी को भी गिरफ्तार करके कांग्रेस को अलग रूप से पंगु बना के विपक्ष को पूरी तौर से कठोर करने की कोशिश की है। और यही मैं ये बता दूं कि जो पूरी सरकारी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन में देखिए आप कि जो दोनों अभी चुने गए वो केवल मोदी सरकार के द्वारा चुने गए। ईडी का तो पूरा हाल बताने की जरूरत ही नहीं है। पहले भी कहा जाता था कि ईडी सरकार की तरफ से काम करती है और वो एक केज पैरट यानी पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी है, पर अभी तो वो पूरी तौर से बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। ये ईडी का हाल है। आईटी का पहला इतना नहीं सुनते थे, अभी आईटी भी सक्रिय हो गया। और इसी के साथ साथ जो हमारा मीडिया देखिए, मीडिया जो एक तरह से वॉच डॉग या सरकार पे एक नज़र रखने वाला संस्था होना चाहिए, वो सरकार की गोद में बैठ गया है। तो पूरी तौर से ये सरकार ने चीज़ों को ऐसा किया है कि जैसे वो किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। इसमें एक अभी वीडियो चल रहा था एक डिक्टेटर का, एक 30 सेकंड का क्लिप है कि वो रनिंग रेस में 5-6 लोग रहते हैं, तो जो डिक्टेटर है वो जब गोली चलाता है तो एक विपक्षी को मार देता है, दूसरे को डरा देता है, तीसरे को ये कर देता है, और जो फाइनल रेस पे पहुंचते हैं वो लोग ही आके उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो ये एक उस प्रकार का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। पर इसका दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना, दर्द का हद से गुजरना है हो जाता है दवा, हो जाता है दवा बन जाना, ऐसा कुछ तो भी है। तो आज लोगों में जिस प्रकार की तकलीफें हैं, जिस प्रकार की लोगों में बेचैनी है, आर्थिक रूप से, किसानों के सवालों पे, नौजवानों की बेरोजगारी पे, तो ये कितना भी जोर लगा ले, अगर ये वीपैट और दूसरी चीज़ों का अच्छे से परीक्षण किया गया तो ये
मैच फिक्सिंग के बावजूद मैच फिक्सिंग करने वाली टीम हार सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और वो इसलिए कि अति जहाँ हो गई, अति एक प्रकार से जहर हो जाती है, एक प्रकार से नकारात्मक चीज़ हो जाती है। तो ये अपने इस पे अति तो, और इसका थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब तो अभी प्रधानमंत्री के भाषणों में भी आ रहा है। उनको भी लग रहा है कि जिस प्रकार की आलोचना उनके खिलाफ हो रही है, वो आलोचना एक सीमा के बाहर है, और पता नहीं उसको वो रेक्टिफाई, वो तो कुछ उसको दुरुस्त करेंगे नहीं, पर पूरा विपक्ष। दूसरी बात देखिए, ये मैच फिक्सिंग के कारण एक और बात हुई है, जो अभी तक भारतीय चुनाव प्रक्रिया की कमजोरी थी, जो बीजेपी के जीतने का कारण था, वो विपक्ष बहुत बिखरा हुआ था। सरकार की इन नीतियों ने विपक्ष को हाथ मिलाना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल से ही हो रहा है, पर उस प्रक्रिया में थोड़ा योगदान भी दे दिया कि विपक्ष कैसे धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ ये सही साथ में आने की जो उसने कोशिश की है, वो भी एक देखने लायक है। तो बीजेपी का जो रोल है भाई, वो इन नीतियों के आधार पे विपक्ष को पंगु बना देगी। मुझे लगता है कि कई चीज़ों के कारण विपक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, साथ में आने के कारण। मुख्य रूप से जो वोट स्प्लिटिंग बीजेपी के खिलाफ का होता था, वो इस बार पहले से निश्चित रूप से कम होगा, और उसमें ही मुझे आशा की किरण। धन्यवाद।